मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार व उदासीन कण है। नंबर 2, परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में स्थित है, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 3, नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है, अर्थात परमाणु की अपेक्षा नाभिक का आकार बहुत कम होता है। नंबर 4, धनावेशित नाभिक के बाहरी तक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है ना, घूमते रहते हैं। नंबर 5, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी नाभिक में उपस्थित धनावेशित इकाइयों अर्थात प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन कण है। नंबर 6, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल आरोपित होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं, क्योंकि गतिशील इलेक्ट्रॉन का उपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता रहता है। इस मॉडल को सौर मॉडल अर्थात ग्रह मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। नंबर 1, मैक्सवेल के विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार कोई गतिशील विद्युत आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हुए लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होनी चाहिए, परंतु जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होकर अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि परमाणु के अस्तित्व का अंत। परंतु परमाणु एक अस्थायी निकाय है, इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। नंबर 2, यदि परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तब विभिन्न आवृत्तियों के विकिरण के कारण परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, उसमें निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की। सन 1913 में नील्स बोर ने निम्न परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर असंख्य कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं। यदि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो, v इलेक्ट्रॉन का वेग हो और r जो है कक्षा की त्रिज्या हो और n कक्षा की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या हो, तब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होगा, जहाँ h प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.626 जूल सेकंड होता है। तीसरा, जब तक इलेक्ट्रॉन इन स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं, तब तक वे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है। नंबर 4, प्रत्येक स्थायी कक्षा एक निश्चित ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। विभिन्न स्थायी कक्षाओं को क्रमशः कैपिटल K, L, M व N
अक्षरों द्वारा और इनको मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3 व 4 आदि संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं। नंबर 5, साधारण अवस्था में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा की कक्षाओं में रहते हैं, परंतु बाहर से ऊर्जा प्राप्त होने पर उच्च ऊर्जा की कक्षाओं में कूद जाते हैं। परमाणु की इस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। नंबर 6, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तब दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा वाला निश्चित आवृत्ति का विकिरण फोटोन के रूप में या तो अवशोषित होता है या उत्सर्जित होता है, जिसके कारण स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती हैं, अर्थात स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। यदि एक कक्षा की जो है ऊर्जा E1 हो और दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 हो और E1 की ऊर्जा E2 से ज़्यादा हो, तब E1 माइनस E2 बराबर डेल्टा E। जब E2 से E1 में कूदेगा तब वह डेल्टा E ऊर्जा के बराबर का h म्यू विकिरण फोटोन जो है उत्सर्जित करेगा, और यदि E1 से E2 में जाएगा तो अवशोषित करेगा, जहां म्यू जो है विकिरण के रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति है। ठीक है ना। अब बोर परमाणु मॉडल के दोष। नंबर 1 यह है मॉडल हाइड्रोजन और उसके समान एक इलेक्ट्रॉन युक्त निकाय जैसे हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2+ आयन या बेरिलियम 3+ आदि आयनों की व्याख्या तो कर सका, परंतु वह बहु इलेक्ट्रॉन युक्त निकायों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। नंबर 2, उच्च विभेदन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एकल प्रकट होने वाली रेखाएं वास्तव में अन्य अति सूक्ष्म रेखाओं का समूह होती हैं। यह मॉडल इन अति सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका। नंबर 3, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि विकिरण उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम रेखाएं अन्य सूक्ष्म रेखाओं में बद्ध हो जाती है, जिसे जैमन प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब किसी स्पेक्ट्रम को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उसका अन्य रेखाओं में विभक्त हो जाना जैमन प्रभाव कहलाता है। यह मॉडल जैमन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा। ठीक है। नील्स बोर द्वारा बताया गया कि यदि तत्व का परमाणु क्रमांक Z तथा कक्षा की त्रिज्या की कक्षा की संख्या n हो, तब nवीं कक्षा या ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो है En बराबर -13.6 गुना Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या En बराबर -2.18 गुणा 10⁻18 इंटू Z²/n² जूल होगी। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा के लिए Z अर्थात परमाणु क्रमांक 1 होता है उसका, और उसमें एक ही कक्षा होती है n बराबर 1, इसलिए E1 अर्थात उसकी जो कक्षा की ऊर्जा होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -2.18 गुणा 10⁻18 जूल होती है। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की यदि परमाणु क्रमांक Z हो, तब nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn बराबर 0.529 गुणा 10⁻8 इंटू n²/z सेंटीमीटर, या Rn बराबर 0.529 गुणा 10⁻10 n²z/z मीटर होगी। और अगर एंगस्ट्रोम में लें तो Rn बराबर 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रोम होगी। हाइड्रोजन की कक्षा की त्रिज्या के लिए Z बराबर 1 और n बराबर 1 रखे हैं, तो R0 बराबर
0.529 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार हाइड्रोजन कक्षा की त्रिज्या को हम बोर त्रिज्या भी कहते हैं। इसलिए बोर त्रिज्या की रेडियस जो होती है वो r0 से प्रदर्शित करते हैं और उसका मान जो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अगर वो कितनी गति से घूम रहा है वो निकालना हो, तब यदि परमाणु क्रमांक Z हो तब Nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn बराबर 2.18 गुणा 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर प्रति सेकंड या Vn बराबर 2.18 गुणा 10⁶ Z/n मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 रखेंगे और n बराबर 1। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षा है उसमें जो वेग होगा इलेक्ट्रॉन का वो 2.18 गुणा 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 2.18 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति की। दे ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दैतीय होती है, उसमें दोनों गुण होते हैं। यदि m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली तरंग के रूप में v वेग से गति कर रहा है, तब डी ब्रोगली के समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर h/mv, जहाँ h जो है प्लांक नियतांक है और जिसका मान जो है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। क्योंकि संवेग P बराबर mv, इसलिए लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा विलोमानुपाती होगा P के। ठीक है ना। अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन का संवेग ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगी और अगर संवेग अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगी और संवेग कम होगा तो तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। बोर ने कहा था कि किसी इलेक्ट्रॉन का अस्थायी कक्षा में कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। तो उसी चीज को सिद्ध करने के लिए देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा और उसकी कक्षा की त्रिज्या r हो, तब कक्षा की परिधि बराबर, क्योंकि तरंगदैर्घ्य के रूप में है, तरंगदैर्घ्य गुणा पूर्णांक, पूरी तरंगदैर्घ्य पूर्णांक के रूप में होगी, तब वो परिधि बना पाएंगे। इस प्रकार से कक्षा की परिधि अगर r त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या r हो तो उसकी परिधि 2πr हो जाएगी बराबर। अगर तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तरंग की और तो पूर्णांक n होगा, तो कोई भी पूर्णांक n है, कक्षा की संख्या है जो। इस प्रकार किसी nवी कक्षा की परिधि की त्रिज्या अगर r है तब 2πr बराबर n लैम्डा या लैम्डा बराबर 2πr/n या लैम्डा बराबर h/, परंतु लैम्डा बराबर h/mv दी ब्रोगली समीकरण के अनुसार, जैसे कि ऊपर दिखाया है हमने। या हम इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो लैम्डा बराबर 2πr/n बराबर h/mv या mvr बराबर nh/2π, जहाँ mvr जो है कोणीय संवेग है और n जो है पूर्ण संख्या है h/2π। इस प्रकार nवी कक्षा जिसकी त्रिज्या r हो उसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अर्थात mvr उस h/2π का पूर्ण गुणित होता है।
यह समीकरण जो है कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को बताती है। अब बात करते हैं हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का यथार्थ अर्थात एग्जैक्ट निर्धारण एक साथ असंभव है। यदि यथार्थ स्थिति निर्धारित करते हैं तब संवेग में अनिश्चितता आती है, और यदि यथार्थ संवेग निर्धारित करते हैं तब स्थिति में अनिश्चितता आती है। स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4π के या तो बराबर होगा या इससे अधिक होगा। अर्थात यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x हो और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p हो, तब डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल हो ग्रेटर देन h/4π, परंतु डेल्टा p बराबर m डेल्टा v होगा। अतः डेल्टा x गुणा डेल्टा v बराबर और ग्रेटर देन होगा h/4π m के, जहाँ h जो है पूर्णांक नियतांक है जिसका मान हम पहले बता चुके हैं आपको और दिया भी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं श्रोडिंगर की तरंग समीकरण की। यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग का आयाम a तथा वह x अक्ष के सापेक्ष विस्थापन x होगा, तब तरंग फलन जो है साई बराबर a sin 2πx/y होगा। उपरोक्त समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन करने पर डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x बराबर a cos 2πx/y इंटू 2π/y। उपरोक्त समीकरण को पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएट या अवकलन करने पर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a साइन 2πx/y डॉट इंटू 2π/y का स्क्वायर, अर्थात डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4π² लैम्डा स्क्वायर साई, ठीक है ना। परंतु दे-ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर h/mv या 1/λ बराबर mv/h, तो या 1/λ स्क्वायर बराबर m² v²/h²। इस प्रकार से 1/λ स्क्वायर का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4π² m² v²/h² साई, परंतु पूर्ण ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा बराबर पूर्ण ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं 1/2 mv² और पूर्ण ऊर्जा बराबर पूर्ण ऊर्जा E माइनस स्थितिज ऊर्जा U या mv² बराबर 2E माइनस U। इस प्रकार mv² का मान रखने पर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4π² m इंटू 2E माइनस U अपॉन h² साई। इस प्रकार डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8π² m E माइनस U अपॉन h² साई। तो ये तो है एक अक्ष के सापेक्ष। यदि x अक्ष के सापेक्ष विस्थापन x हो, y अक्ष के सापेक्ष विस्थापन y हो और z अक्ष के सापेक्ष विस्थापन स्मॉल z हो, तब इलेक्ट्रॉन तिर्यक क्षेत्र में अर्थात तीनों x, y और z अक्षों के सापेक्ष गति करे तब डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8π² m² इंटू ए माइनस यू साई इक्वल टू 0। उपरोक्त समीकरण को ही श्रोडिंगर की समीकरण कहते हैं। अगर श्रोडिंगर की समीकरण पर टिप्पणी आती है तो आप यह पूरा डेरिवेशन लिख देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कक्षक या ऑर्बिटल की, ठीक है ना।
नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के वे त्रिविम क्षेत्र, 3 डायमेंशनल एरियाज, जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन के साथ रह सकते हैं, ठीक है ना। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। एस कक्षक जो गोलाकार आकृति के होते हैं, पी कक्षक जो डम्बल अर्थात डमरू की आकृति के होते हैं, ये 3 होते हैं, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, ठीक है ना। तो पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, ठीक है ना। डी कक्षक जो द्विडम्बल आकृति के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार एफ कक्षक जिनकी आकृति जटिल होती है, ये 7 प्रकार के होते हैं, अर्थात एफ उपकोष में 7 एफ कक्षक होते हैं, ठीक है ना। अब उपकोष या सब सेल की बात करते हैं, या सब एनर्जी लेवल, ठीक है ना। समान क्वांटम संख्या, समान दिगंशी क्वांटम संख्या वाले कक्षकों के समूह से मिलकर उपकोष बनते हैं। उपकोष को स्मॉल एस, पी, डी, एफ आदि अक्षरों तथा क्वांटम संख्या L बराबर 0, 1, 2, 3 आदि संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2L+1 के बराबर होती है। उपकोषों को, इसका मतलब है कोष को SPDF अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इनको जो संख्या देते हैं, इनकी दी हुई संख्या को दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, इसको L कहते हैं। S के लिए L बराबर 0, P के लिए L बराबर 1 और D के लिए L बराबर 2 और F के लिए L बराबर 3। यदि हम S उपकोष की बात करते हैं तो L बराबर 0 लिख देंगे। अगर L बराबर 0 है तो मतलब S उपकोष है, ठीक है। L बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब P उपकोष है। L बराबर 2 है तो इसका मतलब T उपकोष है। L बराबर 3 है तो इसका मतलब F उपकोष की हम बात कर रहे हैं। तो किसी उपकोष में यदि क्वांटम संख्या L है उसकी, तो उसमें कक्षकों की संख्या 2L+1 के बराबर होती है। देखो भैया, S उपकोष में एक S कक्षक होता है, ठीक है ना। P उपकोष में 3 P कक्षक होते हैं, ठीक है। D उपकोष में 5 D कक्षक होते हैं और F उपकोष में 7 F कक्षक होते हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है ना। S में 1, P में 2, D में 5 और F में 7 कक्षक, ठीक है ना। कोष समान क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या वाले उपकोषों के समूह से मिलकर कोष बनते हैं। इनको कैपिटल K, L, M, N आदि अक्षरों और क्रमशः कक्षा संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर n बराबर 1 है तब K कोष की बात कर रहे हैं, अगर n बराबर 2 है तब L कोष की बात हो रही है, n बराबर 3 हो तो इसका मतलब हम M कोष की बात कर रहे हैं, और n बराबर 4 हो तब इसका मतलब हम N कोष की बात कर रहे हैं। किसी कोष में उपकोषों की संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। इस प्रकार K कोष में एक S उपकोष होगा, L कोष में एक S उपकोष होगा और एक P उपकोष होंगे, 2 उपकोष होंगे, एक S उपकोष एक P उपकोष। इसी प्रकार M कोष में 3 उपकोष होंगे, एक S उपकोष, एक P उपकोष और एक D उपकोष। इसी प्रकार N कोष में 4 उपकोष होंगे, एक S उपकोष, एक P उपकोष, एक D उपकोष और एक F उपकोष। देखो, K कोष में S उपकोष, L कोष में 2 SNP उपकोष, M में 3 SPD उपकोष और N में 4 SPDF उपकोष, ठीक है ना। देखो, कुल मिलाके कक्षकों से मिलकर उपकोष बनते हैं और उपकोष से मिलकर कोष बनते हैं। या यूं कहिए कि सबसे बाहर की तरफ कोष होता है, कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उपकोष के अंदर फिर कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। आधुनिक परमाणु मॉडल। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार
परमाणु दो भागों में विभाजित है। एक केंद्रीय धनावेशित भाग नाभिक तथा नाभिक के बाहर का त्रिविमीय 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिविमीय क्षेत्र जिन्हें कक्षक कहते हैं में विस्तृत रहते हैं और एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन के साथ रह सकते हैं। नंबर 3, समान मुख्य क्वांटम संख्या व समान दिगंती क्वांटम संख्या वाले कक्षकों के समूह से मिलकर उपकोष बनते हैं। इनको SPDF अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी कोष में कक्षकों की संख्या 12+1 के बराबर होती है, जहां L जो है उपकोष की दीक्षित क्वांटम संख्या है। इस प्रकार S उपकोष में एक S कक्षक, P उपकोष में 3 P कक्षक, D उपकोष में 5 D कक्षक और F उपकोष 7 F कक्षक से मिलकर बना होता है। L किसी उपकोष की दीक्षित क्वांटम संख्या है, ठीक है ना। नंबर 4, समान मुख्य क्वांटम संख्या वाले उपकोषों को समूह से मिलकर कोष बनता है। कोषों को K, L, M, N आदि अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी कोष में उपकोषों की संख्या कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। कक्षकों की संख्या उसमें कक्षकों की संख्या n² और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है। देखो K कोष की मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, इसमें कोषों की संख्या 1 ही है। S उपकोष और इसमें कक्षक भी 1 ही होगा और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार L कोष की मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, अतः इसमें 2 कोष होंगे, एक S और एक P कोष होगी। इसमें अधिकतम कक्षकों की संख्या 4 है, कुल कक्षकों की संख्या 4 है और 4 कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। M कोष की क्वांटम संख्या 3 है, इसमें 3 कोष हैं S, P और D और इसमें कक्षकों की संख्या 9 होती है, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार N जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का 4 है, इसमें 4 कोष होते हैं, एक S, एक P, एक D और एक F। इसमें कुल कक्षकों की संख्या 16 होती है, जिसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति का ज्ञान होता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष के आकार और कोष की लगभग संपूर्ण ऊर्जा को व्यक्त करती है। इसको स्मॉल n द्वारा व्यक्त करते हैं और इसके संभावित मान n बराबर 1, 2, 3, 4 आदि होते हैं। कोष K के लिए n बराबर 1, कोष L के लिए n बराबर 2, कोष M के लिए n बराबर 3 और कोष N के लिए n बराबर 4 होता है। दीक्षित क्वांटम संख्या, ठीक है ना। दीक्षित क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष को व्यक्त करती है। इसका मान कोष में उपस्थित कक्षकों का आकार व आकृति व्यक्त करता है। इसको स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं। किसी n के लिए n के मान 0 से n-1 तक होते हैं। उदाहरण के लिए n बराबर 4 के लिए l के मान 0, 1, 2, 3 होते हैं, जहाँ उपकोष S के लिए l बराबर 0, उपकोष P के लिए l बराबर 1, उपकोष D के लिए l बराबर 2 और उपकोष F के लिए l बराबर 3। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L के बराबर के मान पर निर्भर करता है, अतः इस क्वांटम संख्या को कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। देखो विभिन्न उपकोष L का मान और उसमें कोणीय संवेग, ठीक है ना। ये दे रखा है SPDF 0, 1, 2, 3, 0 √2 h/2 पाई, √6 h/2 पाई, √12 h/2 पाई, ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक को व्यक्त करती है।
इसका मान कक्षक के आकाशीय विन्यास को निर्धारित करता है। इसको हम m या ml द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसके मान दिग्गज क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर करते हैं। किसी L के लिए m के मान -L से +L तक शून्य सहित होते हैं। m के कुल मानों की संख्या 2L + 1 के बराबर होती है। इसके कुल मानों m के जितने मान होंगे, कोई कुल मान होंगे, उतने ही इसका मतलब किसी कोष में कक्षक होंगे। ठीक है ना। तो L के कुल मान जो m के कुल मान किसी कोष में कक्षकों की संख्या को बताते हैं। उदाहरण L बराबर 3 F कोष के लिए m के मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 कुल 7 मान होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। पहले कक्षक के लिए m बराबर -3, दूसरे कक्षक के लिए m बराबर -2, तीसरे कक्षक के लिए m बराबर -1, चौथे कक्षक के लिए m बराबर 0, पांचवें कक्षक के लिए m बराबर +1, छठे कक्षक के लिए m बराबर +2 और सातवें कक्षक के लिए m बराबर +3। 7 मान में 7 ही कक्षक होते हैं। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना। ये चौथी अंतिम क्वांटम संख्या है। 4 ही क्वांटम संख्या होती हैं। यह क्वांटम संख्या कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अवस्थाओं को निरूपित करती है, प्रदर्शित करती है। यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन कोणीय समय को भी प्रदर्शित करती है, अतः इसको स्पिन कोणीय समय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे S या ms द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं। वामावर्त स्पिन अर्थात क्लॉकवाइज स्पिन के लिए s बराबर +12 तथा दक्षिणावर्त स्पिन अर्थात एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए s बराबर -12 होता है। अब स्पिन कोणीय समय इलेक्ट्रॉन का किसी कक्षक में s+1 s/2π होता है। अब उदाहरण है, एक सवाल है कि 3d7 के 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। 3d7 कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें d कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से 5वां जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। अब इसका हल देखिए। 3d7 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है। ठीक है ना। तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान 3 ही रहेगा, तो इसलिए 5वें के लिए भी n का मान 3 ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि ड्यूब कोष में पड़े हैं 7 सेल, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ड्यूब कोष के लिए L बराबर 2, तो चाहे 5वां इलेक्ट्रॉन हो चाहे 7 हो चाहे पहले, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए L का मान 2 हो गया। ठीक है ना। अब ड्यूब कोष में 5 कक्षक हैं। अब 5 कक्षकों के लिए n के मान L के आधार पर निम्न प्रकार होंगे। पहले कक्षक के लिए m बराबर -2, दूसरे कक्षक के लिए m बराबर -1, तीसरे कक्षक के लिए m बराबर 0, चौथे कक्षक के लिए m बराबर +1 और पांचवें कक्षक के लिए m बराबर +2। क्योंकि m के मान L पे निर्भर करते हैं तो -L से +L तक शून्य सहित, तो -2 से +2 तक शून्य सहित हो गए। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें कक्षक के लिए m का मान +2 है। जिस कक्षक में 5वां इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसके लिए m का मान कितना है? +2। अतः 5वें कक्षक के लिए n बराबर 3, L बराबर 2 और m बराबर आ गया +2। अब 5वें कक्षक के लिए m बराबर आ गया +2। अब 5वें कक्षक के इलेक्ट्रॉन के जब स्पिन देखोगे तो स्पिन ऊपर को है, देखना, तो स्पिन ऊपर का मतलब है क्लॉकवाइज है, ऊपर वाली को क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए s का मान ½ होगा, +½ तो इस प्रकार 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, L बराबर 2 है ना, और m बराबर +2 और s बराबर +½ होगा। ठीक है ना।